नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस चैनल पर। दोस्तों आज हम इस वीडियो में रीट 2022 रीट 2022 का आज पहला लेक्चर है जिसमें कि हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी सबसे पहले कवर करेंगे। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी अगर आप लेवल 1 लेवल 2 की बात करें रीट में तो उसका एक सब्जेक्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी। अगर आप सिलेबस उठाकर देखेंगे तो सिलेबस लगभग सेम है। तो ये जो वीडियोस रहने वाली हैं ये सभी के लिए सेम रहने वाली हैं। लेवल 1 वाले भी इसको देख सकते हैं, लेवल 2 वाले भी इसको देख सकते हैं, तो ये सभी के लिए है। ये एक लेक्चर सीरीज हम करने जा रहे हैं। आज पहला लेक्चर है, इसके बाद और भी लेक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो आप हमारे चैनल से जुड़िए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पहली बार हैं तो, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक भी जरूर करिएगा। शुरुआत करते हैं हम आज का पहला लेक्चर। बात करेंगे मनोविज्ञान के स्कूल की। हिंदी में मनोविज्ञान के स्कूल, इंग्लिश में बात करेंगे तो स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, इतना ही फर्क है। सबसे पहले हम बात करते हैं साइकोलॉजी के बारे में कि जो शब्द है साइकोलॉजी ये कहाँ से निकला और कैसे निकला। जब आप चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ेंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट, तो चाइल्ड डेवलपमेंट में आपको बच्चे के बारे में सारी चीजें पढ़नी होती हैं, ठीक है। और उसमें आपको बच्चे के मन में क्या चल रहा है, बच्चे की मन स्थिति कैसी है, ये भी आपको पता होना बहुत जरूरी होता है। और वहां पे आपकी हेल्प करता है ये साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट भी थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हालांकि हमारा जो मेन फोकस होता है वो चाइल्ड साइकोलॉजी पर होता है, लेकिन अभी हम सिर्फ यहाँ पे साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे कि साइकोलॉजी क्या है। बात करें हम साइकोलॉजी की, तो साइकोलॉजी ये दो लैटिन वर्ड्स हैं, साइके और एक मिनट, साइके और लोगोस, इससे मिलकर बना है। देखिए साइके का मतलब होता है आत्मा और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन। यानी कि साइकोलॉजी हो गया आत्मा का अध्ययन, ये तो हो गया इसका शाब्दिक अर्थ। इसका शाब्दिक अर्थ है साइकोलॉजी मीन्स आत्मा, मन का अध्ययन। लेकिन अगर आप इसका ऐतिहासिक रूप उठाकर देखेंगे तो ये अरस्तु, सुकरात, उनके जमाने से चलता हुआ आ रहा है। अब अरस्तु, सुकरात ये आप सभी को पता है दार्शनिक हैं, बहुत बड़े दार्शनिक रहे हैं, इनकी विचार धाराएं हैं कई चीजों को लेकर। इसी तरीके से उन्होंने आत्मा, मन के बारे में भी अपने विचार दिए हैं। तो साइकोलॉजी पहले भी थी, लेकिन उस वक्त ये एक दार्शनिक रूप में अस्तित्व में थी। आज की तरह ये सब्जेक्ट इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र रूप में पहले की तरह, मतलब पहले नहीं हुआ करती थी आज की तरह, ठीक है। तो पहले ये दार्शनिक रूप में पाई जाती थी, लेकिन आज एज अ सब्जेक्ट ये हम पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि पहले दार्शनिक रूप हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे बहुत सारे इसमें मतलब ये कह लीजिए जो ये फिजियोलॉजिस्ट थे, शरीर विज्ञानी, डॉक्टर्स, धीरे धीरे वो जब मानव शरीर का अध्ययन करते थे, ये जब जानवरों का जब वो अध्ययन करते थे तो वो अक्सर उन पर एक्सपेरिमेंट करते थे, और जब वो एक्सपेरिमेंट करते थे तो उनसे जो रिजल्ट निकलते थे वो रिजल्ट कई बार ऐसे होते थे जो कि उनके बिहेवियर को दिखाते थे कि इसका बिहेवियर है इस वजह से ऐसा है, या कुछ चीजें ऐसी होती थी इंटरनल, उसके बुद्धि से संबंधित होती थी। तो इस तरीके से क्या हुआ कि धीरे धीरे काफी, क्योंकि इसका लिंक होता था इस चीजों से, तो धीरे धीरे कुछ इसमें जैसे कि चार्ल्स डार्विन का अगर मैं बात करूं, उनका नाम चार्ल्स डार्विन हो गए, और इसके अलावा विलियम वुंट हो गए, ये वो थे जो धीरे धीरे साइकोलॉजी को एक एक्सपेरिमेंटल फॉर्म में इन्होंने इसको बनाया। क्योंकि पहले साइकोलॉजी एक दार्शनिक रूप हुआ करती थी, प्रैक्टिकल वहां कुछ नहीं होता था, एक्सपेरिमेंटल कुछ चीजें नहीं होती थी, इसको लेकर ना कोई रिसर्च होता था ना कुछ होता था। लेकिन फिर धीरे धीरे जब ये आए, इन्होंने इसको एक एक्सपेरिमेंट के रूप में सब्जेक्ट को, साइकोलॉजी को बनाया। तो इसमें सबसे पहला नाम अगर बात करें विलियम वुंट की, विलियम वुंट इनका नाम है। सबसे पहले थे ये जिन्होंने एक साइकोलॉजी लेबोरेटरी की स्थापना की थी। कहाँ पे? 1879 में की थी, लिप्जिंग यूनिवर्सिटी, लिप्जिंग यूनिवर्सिटी में की थी। उसके बाद
और भी इसमें लोग जुड़ते गए, धीरे धीरे इसका जो स्वरूप है वो क्या होता गया, वैज्ञानिक होता गया। और आज हम जो देखते हैं ये मनोविज्ञान कई शाखाओं में बढ़ चुका है, क्योंकि जैसे जैसे इसमें और भी लोग जुड़ते गए उनका इंटरेस्ट बढ़ता गया, उन्होंने इस पे कई रिसर्च किए। किसी ने व्यवहार को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया, तो किसी ने इसके फंक्शन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया, किसी ने बुद्धि को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग रूप इसके निकलते गए और आज जो है मनोविज्ञान के कई सारी शाखाएं हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम अपने आप को कुछ चीजों तक लिमिटेड रखेंगे, मतलब जो मेजर स्कूल्स हैं जो हमारे एग्जाम्स में आते हैं, जो हमें पढ़ना चाहिए एज अ टीचर, उसी को हम बस कवर करने वाले हैं, बाकी चीजें हम नहीं पढ़ेंगे। जब आप मनोविज्ञान आगे भी पढ़ेंगे तो वहां पे आप देखेंगे आपको कई तरह की थ्योरीज पढ़ने को मिलेंगी। ठीक है, तो उससे जुड़े जितने भी साइकोलॉजिस्ट है वो किसी ना किसी इस स्कूल से बिलोंग करते होंगे। अब जैसे मान लीजिए अगर मैं बात करूं लर्निंग थ्योरी, जब आप पढ़ेंगे तो लर्निंग में आप ट्रायल एंड एरर भी पढ़ेंगे। ट्रायल एरर मेथड ये थॉर्नडाइक ने दिया था, जो कि एक बिहेवियरिस्ट थे। ठीक है, और उसके बाद अगर आप इनसाइट की बात करें, इनसाइट कोलर ने दिया था, जो कि गेस्टॉल्ट थे। तो है ये लर्निंग थ्योरीज ही, लेकिन अलग अलग तरह की थ्योरीज हो गई, और इनको देने वाले जो शिक्षा शास्त्री थे, जो साइकोलॉजिस्ट थे, वो भी अलग अलग विचारधारा से बिलोंग करते हैं। तो इसलिए हमें जरूरी है कि हमें पता होनी चाहिए कि कौन कौन से मेजर ब्रांचेस हैं। देखिए आज हम इस वीडियो में जो है मेजर इन 7 स्कूल्स को कवर करने वाले हैं। सबसे पहला है संरचनावाद, फिर है प्रकार्यवाद, व्यवहारवाद, गेस्टॉल्ट, मनोविश्लेषण, मानवतावाद और संज्ञानात्मकतावाद। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं संरचनावाद से। संरचनावाद को आप इंग्लिश में देखेंगे तो हम कहते हैं स्ट्रक्चरलिज्म। अब ये शब्द से ही पता चल रहा है कि ये जो संरचनावाद है ये क्या कहते हैं, ये संरचना की बात करते हैं, रूप कैसा है, ठीक है, चेतन अनुभूति कैसी है, उसका रूप कैसा है, ये मेजर उसी की बात करते हैं। अगर हम बात करें इससे जुड़े हुए साइकोलॉजिस्ट के बारे में तो इसमें विल्हेम, जिनका मैंने भी जिक्र किया, विल्हेम वुंट, उनके शिष्य थे ईबी टिचेनर। हालांकि ईबी टिचेनर जो थे इन्होंने इसकी स्थापना की थी कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में इसकी स्थापना की थी, लेकिन वो विलियम वुंट के जो थे शिष्य थे, इसलिए विलियम वुंट का भी काफी बड़ा योगदान है संरचनावाद की स्थापना में। ठीक है, अब हम बात करें कि ये मेन किस पर फोकस करते हैं संरचनावाद, तो ये संरचना पे फोकस करते हैं। चेतन जो हम हमारी जो चेतन अवस्था है उस पर ये फोकस करते हैं, उसकी संरचना कैसी है ये उसका विश्लेषण करते हैं। ठीक है, जो चेतन अनुभूति हम ले रहे हैं, जो एक्सपीरियंसेस हम ले रहे हैं उसकी ये बात करते हैं। तो मेन ये जो फोकस करते हैं ये चेतन अनुभूति की बात करते हैं कि जो हम चेतन अनुभूति है हम ग्रहण कर रहे हैं, जो हमारी चेतना है उसकी संरचना कैसी है, उसका रूप कैसा है। अब वुंट जो थे उन्होंने इसको 2 हिस्सों में बांट दिया था। इन्होंने पहला कहा था एक तो संवेदना, और दूसरा इन्होंने कहा था इसका भाव। संवेदना यानी कि इंग्लिश में आप इसको सेंसेशन कह लीजिए, भाव फीलिंग्स। लेकिन जो ईबी टिचेनर थे उन्होंने इसको 3 हिस्सों में बांटा था। कौन कौन से? संवेदना जो भी हमने पढ़ा, संवेदना, प्रतिमा और अनुराग, इन 3 हिस्सों में बांटा था ईबी टिचेनर ने। और मेन ये फोकस करते थे कि हमारी जो चेतना है उसकी संरचना कैसी होती है, जो भी हम एक्सपीरियंसेस ले रहे हैं वो किस प्रकार से हमारी चेतना में जाते हैं और उसका जो स्वरूप है वो तैयार होता है। ठीक है, ये मेन फोकस था इनका संरचनावादियों का। अब इसमें मेजर इनका जो कंट्रीब्यूशन है, इन्होंने एक थ्योरी दी थी ईबी टिचेनर ने, कॉन्टेक्स्ट थ्योरी ऑफ मीनिंग। कॉन्टेक्स्ट थ्योरी ऑफ मीनिंग इन्होंने दी थी 1915 में। हिंदी में आप कह सकते हैं इसको अर्थ का संदर्भ सिद्धांत, जिसमें क्यों बताते हैं कि मनुष्य किसी भी चीज को लेकर जो इंफॉर्मेशन ले रहा है वो एक किसी खास संदर्भ में उसका अर्थ निकालता है। ठीक है, ये हम डिटेल में नहीं पढ़ने वाले हैं, बस मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ जस्ट कि कॉन्टेक्स्ट थ्योरी ऑफ मीनिंग जो है वो इससे संबंधित है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अगला है प्रकार्यवाद।
प्रकार्यवाद इंग्लिश में आप इसको कह सकते हैं फंक्शनलिज्म, ठीक है। अब फंक्शनलिज्म क्या है, ये किस पर फोकस करता है, ये फंक्शन पे फोकस करता है। अभी जो हमने पढ़ा था स्ट्रक्चरलिज्म, वो चेतना की संरचना की बात करते हैं कि जो हमारी चेतन अनुभूति है उसकी संरचना कैसी है, उसका विश्लेषण करते हैं। लेकिन नहीं, ये उसके फंक्शन की बात करते हैं कि वो कैसे कार्य करती है। वो कहते हैं कि मनोविज्ञान सिर्फ चेतना का विश्लेषण नहीं है, बल्कि वो ये भी बताए कि भाई इसकी उपयोगिता क्या है मनुष्य के लिए, या ये जो चेतन है ये कैसे कार्य करती है, ये भी तो बताए। मनुष्य का जो व्यवहार है वो किस प्रकार प्रभावित करती है वो चेतन। तो ये जो है इसकी बात करते हैं। प्रकार्यवाद फंक्शनलिज्म की जो नींव है, नींव कह सकते हैं, ये विलियम जेम्स ने रखी थी, विलियम जेम्स। लेकिन इसकी स्थापना जो है, इसकी स्थापना मेजरली जो 3 साइकोलॉजिस्ट हैं, H.A. कार्ट, जॉन डीवी, जेम्स एंजल, इन तीनों ने इसकी स्थापना की थी शिकागो यूनिवर्सिटी में, शिकागो विश्वविद्यालय में। इसके अलावा इससे जुड़े हुए जो और जो भी साइकोलॉजिस्ट है, इसमें थॉर्नडाइक का नाम आता है, वुडवर्थ का नाम आता है, ये इसी से जुड़े हुए थे, ठीक है। अब इसमें जैसे कि बात करें कि फंक्शनलिज्म, अभी हमने जैसा कि हमने पढ़ा अभी कि सिर्फ ये चेतन अनुभूतियों का अध्ययन नहीं करता, बल्कि ये भी बताता है कि जो हमारी जो मानसिक क्रिया है वो कैसे काम करती है, जो हमारा जो चेतन है वो कैसे काम करता है, ठीक है। इनका ये कहना था कि हमारी जितनी भी क्रियाएं हैं हमारी, हाँ, जितनी भी क्रियाएं हैं हमारी, क्या बोलेगा, जितनी भी हमारी क्रियाएं हैं वो सब क्या है, वो सभी की सभी संवेदी उद्दीपन से ही होती है। मतलब हम कुछ ना कुछ फील करते हैं तब हम कोई भी क्रिया करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे मन में डर है तो हम उसको लेकर कोई कार्य करेंगे, ठीक है। अगर हमारे अंदर भूख है, भूख हालांकि एक तरीके की मूल प्रवृत्ति है, लेकिन ये हम महसूस कर रहे हैं, सेंसेशन, ठीक है। तो हम जो भी क्रिया करते हैं वो एक संवेदी उत्पन्न से ही शुरू होती है, ये कहना था मेन फंक्शनलिज्म का। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि जो मनुष्य का व्यवहार है वो उद्देश्यपूर्ण होता है, वो खाम का कोई काम नहीं करता, उसके पीछे कुछ ना कुछ है, कोई ना कोई फंक्शन काम कर रहा है। ये इनका कहना था फंक्शनलिज्म का, यानी कि प्रकार्यवाद का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है व्यवहारवाद। अब देखिए व्यवहारवाद जो है ये मतलब कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल है वो जेबी वॉटसन का है, और ये इसके फाउंडर भी हैं। इन्होंने जॉन हॉपकिंस जो यूनिवर्सिटी है वहां पे इसकी स्थापना की थी, मैं लिख भी देता हूं, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी, ठीक है। जेबी वॉटसन इससे जुड़े हुए हैं। इसमें इसके अलावा और भी कई लोग जुड़े हैं इससे, जैसे कि पैवलोव, बहुत ही इंपॉर्टेंट इनकी थ्योरी भी है कंडीशनिंग को लेकर, बीएफ स्किनर, इसके अलावा गुथरी, टॉलमन, ये बहुत सारी पर्सनैलिटीज हैं जो कि मेजरली इसी से बिलोंग करती हैं, व्यवहारवाद से, ठीक है। और इसको अगर आप पढ़ेंगे 3 फोर्स इन साइकोलॉजी, तो 3 फोर्स इन साइकोलॉजी में जो फर्स्ट फोर्स है वो साइको एनालिसिस है, यानी कि मनोविश्लेषण है, और जो सेकंड फोर्स है वो बिहेवियरिज्म को कहा जाता है, और जो तीसरा फोर्स है वो
जो हम पढ़ेंगे अभी ह्यूमनिस्टिक अप्रोच पढ़ेंगे साइकोलॉजी का, वो उसको रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे मेजरली 3 फोर्स कहे जाते हैं साइकोलॉजी में। तो ये जो बिहेवियरिज्म है उसको दूसरा फोर्स कहा जाता है, ठीक है। पहला फोर्स मनोविश्लेषण को कहा जाता है। अब इनका क्या कहना था, मेन इनका ये कहना था, ये जो चेतन, जो अभी हमने पढ़ा ना, चेतना, चेतना, ये इसको खारिज करते हैं, कहते हैं कि भाई ऐसा कुछ नहीं होता। वो कहते हैं मनुष्य का व्यवहार ही होता है जो होता है, और ये हमें दिखाई भी देता है। कैसे दिखाई देता है? ऑब्जर्वेशन से। ऑब्जर्वेशन से ये चीजें हमें दिखाई देती हैं। हम ऑब्जर्व करते हैं चीजों को, तो हमें वो चीजें दिखाई देती हैं। इसके अलावा इन्होंने कंडीशनिंग की बात की थी, यानी कि अनुबंधन, कि जो मनुष्य का व्यवहार है वो अक्सर किसी ना किसी चीज से कंडीशन होता है, किसी ना किसी उद्दीपन से जुड़ा होता है, बंधा होता है। जब आप इनकी थ्योरीज पढ़ेंगे पैवलोव की और स्किनर की, तो यहाँ पे मेन इनकी जो थ्योरीज है वो कंडीशनिंग, अनुबंधन से ही संबंधित है। तो ये बात करते हैं कि मनुष्य का व्यवहार जो है वो अनुबंधित होता है किसी उद्दीपन से। इसकी बात इन्होंने की थी। इसके अलावा इन्होंने पर्यावरणीय कारकों पर ज्यादा फोकस किया था, कि इन्वायरमेंट का जो रोल होता है वो मनुष्य के विकास में बहुत ही ज्यादा होता है, और मनुष्य का जो व्यवहार है वो उसी से प्रभावित होता है। और इसको लेकर उन्होंने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट भी दी थी जेबी वॉटसन ने। उन्होंने ये कहा था कि आप मुझे 1 दर्जन बच्चे दे दीजिए, स्वस्थ बच्चे, ठीक है, और आप जैसा चाहेंगे मैं उनको वो बना दूंगा। आप चाहेंगे डॉक्टर बनाने को, मैं डॉक्टर बना दूंगा, वकील बनाना वकील बना दूंगा, इंजीनियर बनाना इंजीनियर बना दूंगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो ये कहते थे कि मनुष्य जो है वो पूरी तरीके से अपने आसपास के वातावरण से प्रभावित होता है, पर्यावरण से प्रभावित होता है, और अगर हम उसको वैसा माहौल उपलब्ध कराएं तो बच्चा जो है उस जैसा ही वो बन जाता है। तो इसकी बात की थी इन्होंने, जेबी वॉटसन ने। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था अल्बर्ट नाम के बच्चे पर। अल्बर्ट नाम का एक बच्चा था, उस पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, और उसके अंदर एक डर का संवेग पैदा हो गया था, ठीक है, किस एक उद्दीपन के द्वारा। बच्चे के सामने एक ऐसा उद्दीपन रखा जाता था जिसको देखकर बच्चा डर जाता था, और उसका जो व्यवहार था वो उस चीज से अनुबंधित हो गया। तो ये इन्होंने एक्सपेरिमेंट भी किया था। इसके अलावा अगर बात करें व्यवहारवाद की, तो इससे जुड़े हुए बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स भी हैं। जैसे कि हम बात करें प्रोग्राम्ड लर्निंग, प्रोग्राम्ड लर्निंग पे मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाई है। अगर आपको नहीं पता कि प्रोग्राम्ड लर्निंग क्या होती है, तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक दिख जाएगा, या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाएं, वहां भी आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो प्रोग्राम्ड लर्निंग की ये बात करते हैं मेन, जो स्किनर है उनके द्वारा दी गई थ्योरी है। इसके अलावा इन्होंने एक गुथरी ने सिंगल ट्रायल लर्निंग की बात की थी, सिंगल ट्रायल लर्निंग की बात की थी। किसने? गुथरी ने, इन्होंने, जिसमें कि उन्होंने ये कहा था कि कई ऐसे लर्निंग्स होती हैं, आसपास कई ऐसे कार्य होते हैं जो मनुष्य एक ही प्रयास में सीख लेता है, ठीक है। हालांकि स्टार्टिंग में इनका काफी विरोध हुआ था, लेकिन फिर उन्होंने कुछ एग्जांपल दिए, जैसे कि माचिस हम जलाना सीखते हैं, तो उसके लिए हमें बार बार प्रयास करने की जरूरत नहीं, एक बार में हम माचिस जलाना सीख लेते हैं। पेंसिल को पकड़ना है, उठाना है, पकड़ना है, एक बार में हमने उठाया, पकड़ लिया, एक बार में सीखे पेंसिल को पकड़ना। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको करने के लिए हमें सिंगल ट्रायल की जरूरत पड़ती है, ठीक है, और उस पर हमें ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, ये गुथरी का कहना था। और बाद में इसका काफी यूज भी हुआ। जब एजुकेशन की हम बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स थे जो कि बच्चा एक ही एफर्ट में सीख जाता है, उसके लिए बार बार एफर्ट करने की जरूरत हमें नहीं है, तो वहां पे टीचर का भी टाइम बचता है। इसके अलावा जो जटिल कार्य होते हैं उस पर ज्यादा हमें एफर्ट करना चाहिए। तो इस तरीके से जो है व्यवहारवादी जो थे ये बात करते हैं व्यवहार की। आइए अब हम आते हैं गेस्टोल्ट पे। देखिए गेस्टोल्ट जो है ये बिल्कुल ही अलग तरीके का इनका विचार है, कि किसी का विरोध हम तो नहीं कह सकते कि इन्होंने किसी का विरोध किया था, इनके विचार बिल्कुल ही अलग है गेस्टोल्ट। अगर हम बात करें गेस्टोल्ट की, तो जो गेस्टोल्ट होते हैं ये बात करते हैं संपूर्णता की। ये बात करते हैं संपूर्णता की गेस्टोल्ट। संपूर्णता, कोई चीज होती है वो एक कंप्लीट फॉर्म में होती है, अलग अलग फॉर्म में
नहीं होती है। अगर हम बात करें इसकी स्थापना की तो 1912 में मैक्स वर्दाइमर ने इनकी स्थापना की थी गेस्टॉल्ट की। इसके अलावा इससे जुड़े हुए कुछ लोग हैं जैसे कि कुर्त कोफक्का, ठीक है, कोहलर इससे जुड़े हुए हैं। ये कुछ इससे जुड़े हुए लोग हैं। ये क्या बात करते हैं, ये बात करते हैं परसेप्शन की, कि मनुष्य का जो परसेप्शन है किसी भी चीज को लेकर वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और मनुष्य अक्सर किसी भी चीज को संपूर्ण रूप में देखता है, इसलिए संपूर्णता पर ज्यादा बल देते हैं, ठीक है। किसी भी चीज को कंप्लीट फॉर्म में वो देखता है। अब जैसे कि मान लीजिए अगर आप दूर किसी पेड़ को देख रहे हैं तो पेड़ तो आप उस कंप्लीट रूप में देख रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं कि पेड़ के सिर्फ आप तने तने देख रहे हैं, पत्तियों का आप नेग्लेक्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे ना ऐसा, आप तो पूरे के पूरे पेड़ को एक साथ ही देख रहे हैं, ऐसे तो कर रहे हैं आप, इस पूरे पेड़ को एक साथ देख रहे हैं, ऐसा ही कर रहे हैं। तो ये मेन बात करते हैं कंप्लीशन की, कि भाई कंप्लीट संपूर्ण रूप से हम किसी चीज को देखते हैं। परसेप्शन मतलब प्रत्यक्षण, देखना किसी चीज को, ग्रहण करना इंफॉर्मेशन को, इसकी बात ये करते हैं। इसके अलावा ये फोकस करते हैं इनसाइट पे, इनसाइट यानी कि सूझबूझ, और इसकी एक थ्योरी भी है इनसाइट लर्निंग जो कि कोहलर ने दी थी, जिसमें कि इनका ये कहना है कि मनुष्य जो है वो उसके पास बुद्धि है, तो बुद्धि का जब वो इस्तेमाल करता है तो वो किसी कार्य को आसानी से कर लेता है। ये इन्होंने थ्योरी दी थी इसके विरोध में, ट्रायल एंड एरर के, ट्रायल एंड एरर जो कि थॉर्नडाइक ने दिया था, इसके विरोध में इन्होंने ये थ्योरी दी थी, जिसमें कि ट्रायल एंड एरर में ये कहा था कि मनुष्य कई प्रयास करता है और कई प्रयास करते करते कुछ प्रयास ऐसे होते हैं जो कि उसके सही होते हैं और वो उसको जो अनुकूलित व्यवहार होते हैं उसकी तरफ लेकर जाते हैं। लेकिन इसकी जगह कोहलर ने एक चिंपैंजी पे एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें कि उन्होंने ये बताया था कि ऐसा जरूरी नहीं है, मनुष्य के पास बुद्धि है तो बुद्धि का इस्तेमाल करेगा और उस समस्या के हल तक वो पहुंचने की कोशिश करता है। तो इसकी बात इन्होंने की थी। इसके अलावा जो ये वर्दाइमर है, इन्होंने बात की थी थिंकिंग की। ये जो मनुष्य का जो चिंतन है वो 3 प्रकार का इन्होंने बताया था, ए टाइप, बी टाइप और वाई टाइप का इन्होंने बताया। ए टाइप का जो इन्होंने थिंकिंग कहा था वो इन्होंने प्रोडक्टिव थिंकिंग कहा था, प्रोडक्टिव थिंकिंग, कि मनुष्य इसमें अक्सर जो सोचता है, जो किसी समस्या अगर मनुष्य हल ढूंढ रहा है, कुछ सोच रहा है, तो उसमें मेजरली ज्यादातर जो वो विकल्प तलाशता है या जो वो संबंध स्थापित करता है विभिन्न तत्वों के बीच उस समस्या से संबंधित, वो प्रोडक्टिव होते हैं। प्रोडक्टिव मतलब वो ज्यादातर उसके सही होते हैं, ठीक है, लॉजिकली जब वो सोचता है। इसके अलावा इन्होंने एक वाई टाइप बताई थी जो कि अनप्रोडक्टिव होता है, मेजरली अनप्रोडक्टिव, अनप्रोडक्टिव होता है मेजरली। अनप्रोडक्टिव मतलब इस थिंकिंग में ट्रायल एंड एरर ज्यादा पाया जाता है, ठीक है, मतलब मनुष्य ऐसे सोचता है जो कि अक्सर वो गलत होते हैं। इसके अलावा जो बी टाइप है वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, मतलब आधा प्रोडक्टिवली सोचेगा और आधा अनप्रोडक्टिवली सोचेगा, यानी कि इन दोनों का ही कंबाइंड फॉर्म होता है बी टाइप थिंकिंग। ये वर्दाइमर ने इसकी बात की थी। हालांकि हम सारी चीजें डिटेल में पढ़ लेंगे बाद में। इसके अलावा इनकी कुछ मेजर कंसेप्ट हैं, जैसे कि सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी की इन्होंने बात की थी, प्रॉक्सिमिटी, क्लोजर, कंटिन्यूटी, फिगर ग्राउंड, इसकी बात की थी। अगर आपको ये सारी चीजें नहीं पता, इस पर मैंने डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, ऊपर मैं आई बटन में भी लिंक दे देता हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देता हूँ, आप जाकर वहां से उस वीडियो को देख लीजिएगा। मैंने डिटेल में सारी चीजें एक्सप्लेन कर रखी है। हालांकि आने वाले वीडियो इस लेक्चर सीरीज में भी मैं इसको बताऊंगा, लेकिन अगर आप अभी जानना चाहते तो आप वहां से इसको पढ़ लीजिए। ये मेन इनके दिए हुए कंसेप्ट हैं गेस्टॉल्ट के, और इस पर क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम्स में, ठीक है, तो ये जरूरी चीजें, इनको भी हमें आगे पढ़ना है। तो ये मेन गेस्टॉल्ट है जो कि बात करते हैं कंप्लीशन की, संपूर्णता की, कि मनुष्य किसी भी चीज को संपूर्ण रूप में ही परसीव करता है,
उसको देखता है, समझता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है मनोविश्लेषण। मनोविश्लेषण यानी कि साइको एनालिसिस। अगर हम बात करें इसकी स्थापना की, तो इसकी जो स्थापना है ये साइमन फ्रॉइड ने की थी। साइमन फ्रॉइड इन्होंने की थी। और साइको एनालिसिस को फर्स्ट फोर्स ऑफ साइकोलॉजी भी कहा जाता है कि भाई ये फर्स्ट फोर्स है साइकोलॉजी का। क्यों? क्योंकि एक अलग ही विचारधारा है और इसमें जो साइमन फ्रॉइड है इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन भी रहा है और बहुत बड़े लेवल पे इन्होंने काम किया है और एक से एक इन्होंने धुआंधार थ्योरीज दी हैं, ऐसी थ्योरीज जो कि बहुत बड़े लेवल पे एप्लीकेबल भी है। ठीक है, इसमें ये मेनली साइको एनालिसिस, मन के विश्लेषण की ये बात करते हैं, मन का विश्लेषण। और इसीलिए इन्होंने मन के बारे में काफी कुछ बताया, जैसे कि इन्होंने मन के 3 स्तर बताए हैं। मन के 3 स्तर बताए हैं। ठीक है, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। इंग्लिश में बोले तो कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस, ये मन के 3 स्तर बताए हैं। इसके अलावा इन्होंने मन के 3 हिस्से भी बताए हैं, या 3 हिस्से कह लीजिए, 3 रूप कह लीजिए। मन के इन्होंने 3 रूप भी बताए हैं, जिसमें कि इन्होंने बात की है ईद, ईगो और सुपर ईगो की। ठीक है, हालांकि मैं इन पर भी डिटेल वीडियो बना चुका हूं। अगर आप अभी उसको पढ़ना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में लिंक है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, आप वहां से पढ़ लीजिएगा इस चीजों को। इन पर मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूं और आगे भी हम इस चीज को डिस्कस करेंगे। ईद, ईगो, सुपर ईगो की बात ये करते हैं। ठीक है, इसके अलावा इनकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो थ्योरी है, साइको सेक्सुअल थ्योरी इन्होंने दी थी। साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट से रिलेटेड इन्होंने थ्योरी दी थी, जिसमें कि उन्होंने 5 स्टेजेस भी बताए थे। ओरल स्टेज बताया था, अनल, पैलिक, लेटेंसी और जेनिटल। ये भी हम पढ़ेंगे आगे डिटेल में। तो ये बहुत बड़ा इनका मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है इन चीजों को लेकर। साइको एनालिसिस, ये मन की ज्यादा बात करते हैं और मन को लेकर इन्होंने काफी कुछ भी इन्होंने बताया भी है। ठीक है, चलिए अगला है मानवतावाद यानी कि ह्यूमैनिस्टिक। ह्यूमैनिस्टिक जो है ये इसकी आपके इसमें स्थापना कार्ल रोजर ने की थी। यूएस में, यूनाइटेड स्टेट में, अमेरिका में। ठीक है, और इससे जुड़े एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी भी है इसमें, अब्राहम मैस्लो का नाम है, अब्राहम मैस्लो। इनकी एक हायरार्की ऑफ नीड्स भी इन्होंने बताई थी, हायरार्की ऑफ नीड्स, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। हायरार्की ऑफ नीड्स जो अब्राहम मैस्लो की है, जिसमें इन्होंने बता रखा है कि मनुष्य की जो आवश्यकताएं है उसकी हायरार्की होती है। ठीक है, ये इन्होंने बताया था, उसको बाद में हम डिस्कस करेंगे। जो है ये थर्ड फोर्स ऑफ साइकोलॉजी है, थर्ड फोर्स ऑफ साइकोलॉजी है। क्यों है थर्ड फोर्स ऑफ साइकोलॉजी, इसको मैं अभी बताता हूँ। देखिए, इसके बाद हम अभी वो पढ़ेंगे, संज्ञानात्मकतावाद के बारे में पढ़ेंगे, कॉग्निटिविज्म के बारे में। ठीक है, और साइको एनालिसिस भी हम पढ़ चुके हैं। तो देखिए, साइको एनालिसिस और जो ये कॉग्निटिविज्म है लगभग सिमिलर से हैं। ये मेन किसकी बात करते हैं? ये मेन जो है मन की बात करते हैं, संज्ञानात्मकता, संज्ञान की बात करते हैं। ठीक है, बुद्धि की बात करते हैं, ये जो है। इसके अलावा जो ये बिहेवियरिस्ट हैं, देखिए हमने भी पढ़ा था ना, जो साइको एनालिसिस है ये फर्स्ट फोर्स है, इसको फर्स्ट फोर्स इसीलिए कहा गया है, फर्स्ट फोर्स। इसके अलावा जो बिहेवियरिस्ट हैं, बिहेवियरिस्ट जो है ये किसकी बात करते हैं? व्यवहार की बात करते हैं, मनुष्य के व्यवहार की बात करते हैं, और इनको सेकंड फोर्स कहा जाता है। अब इन दोनों के बीच में अक्सर इन विचारधाराओं में अंतर होने के कारण आपस में बनती नहीं है इनकी। भाई ये कहते हैं कि मनुष्य का व्यवहार ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
चेतना का हम क्या करेंगे, वो तो हमें दिखाई भी नहीं देता, हम उसको कैसे मान लें कि ऐसी कोई चीज भी है, ये बिहेवियरिस्ट कहते हैं। उसके उल्टा जो ये हैं साइको एनालिसिस वाले या कॉग्निटिविज्म वाले, ये कहते हैं कि भाई मनुष्य का व्यवहार बिना बुद्धि के थोड़ी हो सकता है। बुद्धि, वो सोचते हैं, समझते हैं, और उनके दिमाग में मेंटल प्रोसेस होता है कुछ, तभी तो कोई व्यवहार करते हैं। तो इस तरीके से इनकी विचारधारा में अंतर है और ये आपस में एक दूसरे को लेकर आलोचना करते रहते हैं। तो इन दोनों का से ऊपर इन्होंने एक थ्योरी बना दी, कौन सी? ह्यूमनिस्टिक। इसको ह्यूमैनिज्म नहीं है, ह्यूमनिस्टिक है, यहाँ मैं इसको कर देता हूँ ह्यूमनिस्टिक, ठीक है, ह्यूमनिस्टिक है ये। ह्यूमनिस्टिक थ्योरी बताती है, जिसमें ये क्या कहते हैं, इसमें ह्यूमंस पर ज्यादा फोकस करते हैं। कहते हैं भाई आप ह्यूमंस को अलग अलग हिस्सों में बांट के क्यों देख रहे हो? एक है, वो कहता है कि भाई ह्यूमंस के मन की बात करता है, बुद्धि की बात करता है, संज्ञान की बात करता है, मेंटल प्रोसेस की बात करता है। एक है जो उसके व्यवहार की बात करता है सिर्फ। आप मनुष्य को, इन दोनों को मिलाकर एक रूप में क्यों नहीं देखते मनुष्य को, कि मनुष्य में ये दोनों ही चीजें हैं, उसका व्यवहार भी जरूरी है और उसका जो चेतन मन है, जो उसका संज्ञान है, बुद्धि है, वो भी जरूरी है। इन दोनों को मिला के एक यूनिट के रूप में देखो ना मनुष्य को, उसकी स्टडी करो, उसका अध्ययन करो। तो ह्यूमनिस्टिक मेन इसी पर फोकस करते हैं, मानवता को एक संपूर्ण रूप में ये अध्ययन करने के लिए कहते हैं, अलग अलग नहीं कि व्यवहार का अध्ययन अलग हो रहा है, उसकी चेतना का, मन का, बुद्धि का अध्ययन अलग हो रहा है, ऐसा मत करो। ठीक है, ह्यूमंस को एक इकाई के रूप में, एक संपूर्ण रूप में उसका अध्ययन करो। इसीलिए इसको थर्ड फोर्स भी कहा गया है, क्योंकि ये बिल्कुल जो है इन दोनों को मिला जुलाकर एक कॉमन बात कहते हैं, भाई मनुष्य को एक संपूर्ण रूप में उसका अध्ययन करो। ठीक है, तो ये जो था ये मेन इन्होंने कह रखा। चलिए अब हम आते हैं आगे कॉग्निटिविज्म में। कॉग्निटिविज्म यानी कि संज्ञानात्मकतावाद, और इसमें अगर हम बात करें तो लगभग 1960 में इन्होंने इसकी स्थापना की थी, और मिलर और जेरोम ब्रूनर, इन्होंने जो है इसकी स्थापना की थी, सेंटर फॉर कॉग्निटिव स्टडी। इसकी स्थापना की थी इन्होंने 1960 में, मिलर और जेरोम ब्रूनर ने, और तभी से संज्ञानात्मकतावाद एक विचारधारा के रूप में, एक अलग ब्रांच के रूप में मानी जाती है। इसमें मेनली जेरोम ब्रूनर, मिलर और पियाजे जुड़े हुए हैं इससे। पियाजे की थ्योरी भी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, जेरोम ब्रूनर की भी थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, और ये दोनों ही मैंने इस पर एक डिटेल वीडियो बना रखी है, उसको भी आप जरूर जाकर देखिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में दे दूंगा। ठीक है, अब होता क्या है कि ये जो है कॉग्निटिविज्म वाले, संज्ञानात्मकतावाद वाले, ये व्यवहारवादियों के विरोधी हैं। व्यवहारवादी जो है वो किसकी बात करते हैं? व्यवहार की। ये कहते हैं भाई व्यवहार की क्यों बात कर रहे हो, मेंटल प्रोसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंटल प्रोसेस को ये इंपॉर्टेंट मानते हैं कि भाई मेंटल प्रोसेस जो है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना मेंटल प्रोसेस के, बिना सोचे समझे, बिना थिंकिंग के क्या मनुष्य कोई व्यवहार कर सकता है, क्या कोई काम कर सकता है? ये कहना था कॉग्निटिविज्म का। उसके उलट व्यवहारवादियों का ये तर्क था कि भाई जो मन है, जो चेतन है, वो तो हमें दिखाई नहीं देता, उसको हम कैसे मान ले, उसको हम ऑब्जर्व ही नहीं कर सकते। हम ऑब्जर्व क्या कर सकते हैं? मनुष्य का व्यवहार, बिहेवियर, तो वो उसको इंपॉर्टेंस दे देते हैं। तो इनके सबके अपने अपने अलग तर्क हैं, वितर्क हैं, और उसको लेकर वो अपनी अपनी विचारधाराओं को सपोर्ट भी करते हैं। कॉग्निटिविज्म वाले मेंटल प्रोसेस पे ज्यादा फोकस करते हैं कि मनुष्य का जो दिमाग है वो कैसे इंफॉर्मेशन ले रहा है, उसको कैसे प्रोसेस कर रहा है, कैसे आउटपुट दे रहा है। ठीक है, इसको लेकर वो ज्यादा फोकस करते हैं। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज भी हैं, फिर पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी होगी, ब्रूनर की थ्योरी हो गई, ये सारी थ्योरी इसी की बात करती है। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहीं पे कंप्लीट होता है। हमने लगभग मेजर 7 जो स्कूल्स ऑफ थॉट्स थे वो हमने पढ़ लिए हैं, इम्पोर्टेंट, और इसके अलावा और इम्पोर्टेंट कोई भी नहीं है जो कि हमारे एग्जाम से जुड़ा हो। नीट 2022 को लेकर जब हम बात करते हैं तो आप बस मेजर इन 7 स्कूल्स ऑफ थॉट्स को पढ़ लीजिए। एग्जाम में इसको लेकर आपसे ज़्यादा डीप क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, आपसे ज़्यादा जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जो अभी हमने बीच में कई सारे डिस्कस किए हैं उनको आप याद कर लीजिएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखने वाले हैं। मिलेंगे हम अगली वीडियो में। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो जरूर लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना इसको मत भूलिएगा। तो मिलेंगे हम अगली वीडियो में दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।